दोस्तों, एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर हालात से जूझते हुए अपनी कला के लिए पैशन बनाए रखे, बल्कि उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर अपनी कला को और निखारे। पॉपी चन्नालिया एक ऐसी ही कलाकार हैं जिन्होंने ज़िंदगी की हर कठिनाई की नैया को खेते हुए अपनी कला का परचम ऊंचा रखा और वो परचम आज भी अमेरिका से लेकर फ्रांस तक लहरा रहा है। द पश्चिम लिटकास्ट के इस एपिसोड में आइए मिलते हैं एक बेहतरीन पोएट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटर पॉपी चन्नालिया से। पॉपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कुछ ही देर पहले कह रही थी कि अपने बारे में बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा अपने बारे में बात ना करूँ, लेकिन मैं आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस पॉडकास्ट का यही है, लोग जो कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में हैं, मुख्यतः उनसे हम बात करें, उनके बारे में जानें, उनके काम के बारे में जानें। तो पॉपी, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये मेरा एक तकिया कलाम कह लें कि पॉपी चन्नालिया कौन है। पॉपी चन्नालिया पोएट हैं, पेंटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की माँ है, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, या सिर्फ एक कलाकार? तो मैं बचपन से ध्यान करती रही हूँ। मम्मी पापा ने योग और ध्यान में डाला जब हम 8-9 साल के थे। तो मैं जे कृष्णमूर्ति, ओशो, इन सब को सुनते हुए बड़ी हुई। तो मैंने ये सीखा है कि जो भी मैं हूँ उसके अलावा दिमाग को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक जो कर रहा है और एक जो करते हुए दिमाग को देख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक हस्ती कुछ भी नहीं होती है। मेरे साथ आप हैं, मेरे और दोस्त हैं, और कवि हैं, मेरे पति हैं, मेरी फैमिली है, वो सब मिला के मैं कुछ हूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, अभी उस पर लिखा है स्ट्रॉन्ग। तो ये सबसे अच्छी उपाधि मुझे मेरी जीवन में मिली है। उस पर लिखा है मेरी बेटी से स्ट्रॉन्ग। तो मैं बचपन से कला के क्षेत्र में ही रही। मैंने डिज़ाइन स्कूल से ग्रेजुएट किया है अहमदाबाद में। यहाँ आई, बहुत संघर्ष किया, बेहद संघर्ष किया। होटल रेस्टोरेंट में बर्तन मांजे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करी हैं जगह जगह। तो इनफैक्ट मेरे पति समीर मजाक करते हैं कि ऐसा कौन सा स्टोर है जहाँ तुमने काम नहीं किया है, किस मॉल में। तो संघर्ष बहुत रहा। तो उस समय लिखावट और कला दोनों थोड़ी थोड़ी छूट गई। लिखती तो मैं रही पर किसी के साथ बांटती नहीं थी। तो फाइनेंस में मैंने काम किया 24 साल, अभी बंद किया है। तो मैथ कोई ऐसा मेरा प्रिय सब्जेक्ट नहीं था, गणित, लेकिन की मैंने गणित 24 साल करी। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल पोएट हूँ, मैं ये कहूँगी, प्रैक्टिकल कलाकार हूँ। तो मैं जानती हूँ कि जीवन को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य को ठीक रखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए योग करती हूँ, ध्यान करती हूँ। स्पिरिचुअलिज़म की ज़रूरत पड़ती है अपने मन को ठिकाने रखने के लिए, लेकिन कला की ज़रूरत पड़ती है खुश रहने के लिए। तो मैं खुश रहने के लिए कला करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ हूँ। एंटरप्रेन्योर हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग्स मेरी कमर्शियली सेल होती हैं, एग्जिबिशंस में जाती हैं। लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा हो जो ये कहे कि हम आपकी पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं फ्री में भी दे देती हूँ। मैं आपकी पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता? आपके नाम मेरी एक पेंटिंग बेशक। एक मजाक की बात अलग है, लेकिन मैंने देखा है और मैंने हमारी जो कम्युनिटी है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में या दूसरे हिस्सों में अमेरिका के, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पे आगे आती हैं, भले ही अपने या तो कला के माध्यम से या जो कुछ भी आपने अपने जीवन में अचीव किया है, जो शायद अगर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच के लाती हैं। तो जब आप अमेरिका आई, आर्ट की वजह से अमेरिका आई थी, उस मीडियम के थ्रू आई थी, या आप जैसे रेगुलरली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आते हैं उस रास्ते से आई थी? तो मैं यहाँ फाइनेंस के क्षेत्र में आई। इंडिया छोड़ने पे मुझे अपनी कला छोड़नी पड़ी, डिज़ाइन का फील्ड छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत दुख था उस बात का, मगर मैं इंडिया में रह नहीं सकती थी। मैं जिस तरीके की नारी मैं हूँ, मेरा
अस्तित्व इंडिया में या तो मिटा दिया जाता या मैं किसी को मिटा देती। एंड मैं यहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं, और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो समझती होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं काम करना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी, सक्सेसफुल होना चाहती थी, कला करना चाहती थी, इधर उधर अकेले ट्रैवल करना चाहती थी। हमारी जनरेशन में ये चीज़ें इतनी, मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ बहुत अच्छी जगह है, मगर महिलाओं को ये सब करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था। 90 का दशक मेरे ख्याल से, तो 90s का लखनऊ, 90s में मैं भी उसी क्षेत्र में पला बड़ा, तो मैं समझ सकता हूँ कि अर्ली 90s और अर्ली 2000 वो जो 10 साल थे, अभी तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन उस समय I can relate. Right. तो मुझे वित्तीय स्वतंत्रता चाहिए थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वित्तीय स्वतंत्रता आदमियों के लिए होती होगी कार खरीदने के लिए या खर्चा करने के लिए। औरतों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब हुआ वैचारिक स्वतंत्रता। जो औरत अपने पैर पे खड़ी हो जाती है वो अपने विचार खुल्लम खुल्ला लोगों को बता सकती है। मुझे वो स्वतंत्रता चाहिए थी। तो बात बैंक बैलेंस की नहीं है, बात इंडिपेंडेंट थॉट की है। वही मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि अगर तुम्हें अपने थॉट असर्ट करना है तो पहले अपने पैरों पे खड़े हो। मेरे ख्याल से ये जो विचार हैं, और ये विचार सिर्फ एक कामकाजी महिला या एक महिला की, जो आपने बोला कि वित्तीय स्वतंत्रता से ही रिलेट नहीं करता है, लेकिन कोई भी जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, हम एक जेनेरिक नोशन मान के चलते हैं कि जो महिलाएं हैं ऑप्रेस्ड हैं, लेकिन कोई भी जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई, पैसा, करियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये हमारा लिटकास्ट है, तो आप एक बहुत ही जानी मानी कवयित्री हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बड़े ही सम्मानित मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। आपकी जो कविताई है, जो आपकी पोइटिक जर्नी है, वो कैसे शुरू हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मनीष, मैं अभी भारतीय कौंसलावास, दूतावास न्यूयॉर्क में इस विषय में बात कर रही थी। तो बचपन में मैंने लिखना पहली बार शुरू किया। मेरे बड़े भैया का देहांत हो गया था। मैं करीब 14 साल की थी और वो 15 साल के थे। और पहली कविता मैंने अंग्रेज़ी में लिखी थी स्कूल जाके, और फिर हिंदी की उसी रात को उसी कविता को हिंदी में लिखा। लेकिन मैं पढ़ती बहुत थी, और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को दूंगी कि घर में किताबों से इतने सारे कमरे भरे हुए थे कि अगर आप सांस लेते हैं तो किताब पढ़ना ज़रूरी था, जैसे ऑक्सीजन किताबों से होके आती थी। तो मैंने दुष्यंत कुमार साहब को बहुत पढ़ा बचपन में, और मुझे ये बात उनकी बहुत प्रेरित करी कि वो इश्क मोहब्बत पे बड़ा खूबसूरत लिखते थे। तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ठीक है। लेकिन वो सोशल इश्यूज़ पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इंडिया पे इतना ज़बरदस्त लिखते थे कि मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई इंसान हिंदी उर्दू मिला के इन विचारों पे गज़ल लिख सकता है। हिंदी की गज़ल के पुरोधा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी उर्दू ठीक है, बहुत गज़ब की नहीं है, तो मैं उनकी लिखावट समझ पाती थी, और तब से मैंने और सीखा है। लेकिन मैं इस बात से बहुत ही प्रेरित थी कि भाषा कोई भी हो, विचार बहुत गहरा होना चाहिए और उसको उतारने का तरीका बहुत गहरा होना चाहिए। तो मैंने उस समय लिखना शुरू किया और कुछ गज़लें लिखी, पर हिंदी की काफ़ी कविताएं लिखी। तो मैं उनकी एक छोटी सी गज़ल के कुछ शेर हैं जो पढ़ना चाहती हूँ, अगर इजाज़त है। शुक्रिया। तो वो लिखते हैं कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। हैं, घर की हर चादर पर, हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, क्या बात। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुज़र घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। क्या बात है, वाह वाह। रह गुज़र घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। और इसका ये एक शेर मुझे बहुत ही बेहद पसंद है। ये इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो ज़मानत पे रिहा है, आदमी या तो ज़मानत पे रिहा है,
या फरार। फरार, अरे वाह क्या बात, देखिए क्या सैटायर लिखा है, बहुत सटा और कितना सटल, कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दुष्यंत कुमार साहब तो, और मैं जानता हूँ कि आपके वन ऑफ द फेवरेट पोएट्स में से हैं। साए में धूप, इसी का एक वर्जन मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, बड़ी अच्छी किताब है। और तो मैं अगर ये कहूँ कि घर का माहौल कविताई से भरा हुआ था, आपकी मम्मी भी लिखती हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, और थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आए उससे भी कहते हैं कि जब दर्द आता है तो उस दर्द का बहना ज़रूरी है, बिल्कुल, या उसका रिसना, उस घाव का रिसना ज़रूरी है। और लोग तरह तरह से उनके घाव रिश्ते हैं, किसी की कलम के थ्रू, किसी के आर्ट वर्क के थ्रू। आपके तो मेरे ख्याल से आपने जहाँ आपको जो वेन्यू मिला वहाँ पे आपने, अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने दर्द की इबारत लिखने की कोशिश करी, उसको बहाने की कोशिश करी। ये सच अनवरत आपका पहला पब्लिकेशन है, और आप लोग अगर चाहें तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इनको खरीद सकते हैं। तो इसकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक पहलू जो इस पॉडकास्ट का ये भी है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमें जो देख रहे हैं, उनको अगर वो लिखते हैं या पब्लिकेशंस में उनका कुछ इंटरेस्ट है तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस भी मिले, जो चैलेंजेस हैं वो भी पता चलें। तो आप इसकी जर्नी के बारे में बताइए, जो आपकी कविताएं थीं कैसे वो कलेक्शन के रूप में आई, कैसे आपने उसको किताब के रूप में लेके आई आप, और आपको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने को मिले। बिल्कुल मनीष, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मेरे ख्याल में आप खुद इस रास्ते से गुजर चुके हैं। एक तो मैं चंद्रकांत शाह, जिन्हें मैं प्यार से चंदू भाई कहती थी, उनको शत शत उन्हें प्रणाम, उनकी वजह से ये किताब मैंने पब्लिश की, और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और मेरे ख्याल में अगर वो नहीं मुझे ये कहते कि, उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी का ये जो एक पहलू है इसे किताब में बंद कर दो, फिर अगला वाला अगली किताब में बंद कर देना, बिल्कुल अक्षरशः उन्होंने मुझे ये कहा था। तो पब्लिशर, मैंने कई पब्लिशर से बात करी। ये काम ऐसा है जैसे कोई कंपनी स्टार्ट करना किसी छोटे तौर पे, या कोई बच्चे को जन्म देना। तो आपको सही पब्लिशर मिलना चाहिए। उस पब्लिशर वो आपकी किताब को कहाँ एडवर्टाइज़ करेगा, इंडिया में करेगा, यहाँ करेगा, उसकी पहुँच क्या है, ये सब बातें पूछने की हैं। खर्चा कितना है, मनी इज़ अ बिग फैक्टर। और फिर एक डिज़ाइनर चाहिए आपको कि आप किताब को, हालांकि आपने मेरे ख्याल में किताब में अपनी सब कविताएं टाइप करी हुई हैं, लेकिन वो फिर उनको कैसे किताब के अंदर डालना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। मुझे करीब 10 महीने लगे ये टास्क पूरा करने में, और मेरी पेंटिंग्स भी हैं इसमें किताब में। तो किस पेंटिंग को किस कविता के साथ डालना है, कहाँ डालना है, कौन सी पेंटिंग वाकई में किस कविता के साथ बनाई गई थी, तो ये डिज़ाइनिंग का काम अपने आप में एक काम है। तो कुछ लोग डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं, कोई ऐसे भी पब्लिशर्स हैं जो डिज़ाइनर अपनी तरफ से देते हैं, मगर मुझे ये काम मैंने खुद किया, और फिर मैंने पब्लिशर के पास में गई। तो ये 1 साल का काम था किताब को पब्लिश कराना। लिखना नहीं, लिखी तो पूरी ज़िंदगी लिखती रही हूँ, लेकिन सिर्फ उसको एक इस बक्से में डाल के और ये रूप देना, ये 1 साल का काम था। तो ऐसे ही जैसे बच्चे को 9 महीने में आप जन्म देते हैं, ये उसी तरीके का है। तो जैसा कि मुझे समझ में आता है कि चंदू भाई, जो हमारे चंद्रकांत शाह हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था आपको प्रेरित करने का कि ये किताब आप लेके आए। और उसका मेरे ख्याल से एक जो, क्योंकि किताब अगर आपने लिखी है तो वो पहुंचनी भी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। जो आपने काम किया है वो काम पहुंचना भी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या काम हुआ है। तो उसकी डिज़ाइनिंग इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे पब्लिशर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और अगर नहीं भी कोई पब्लिशर मिलता है, आप सेल्फ पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि हमें किताब लानी है तो उस पर काम आज से ही शुरू कर दें। तो किताब आपने, जाहिर सी बात है, काफ़ी मेहनत करी होगी उसमें, कैसे पब्लिशर्स को रीच आउट किया, और बड़े बड़े लोगों ने आपकी जो प्रीफेस कहते हैं जिसको, वो लिखा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा, राहत इंदौरी साहब ने अपना उसमें प्यार भेजा।
सबसे बड़ा चैलेंज आपको आपकी किताब को थॉट प्रोसेस से, जो आपकी कलेक्शंस थे वहाँ से लेके और जब आपके हाथ में ये किताब आई, उस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज मनीष मेरे ख्याल में एक तो यही था कि डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैं पेंटिंग्स भी डाल रही थी कविताओं के साथ। तो जब आप चित्र डालना शुरू करते हैं तो वो कविता को कुछ अर्थ देना चाहिए उसे, तो वो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वर्ड कहीं लैंड करता है और चित्र कहीं। इस पर इतनी बार बैक एंड फोर्थ हुआ और इतना ये चैलेंज था, इस पर बहुत महीने गए ये करने में। दूसरी ये चीज़ थी, ये चैलेंज नहीं है पर ये बड़ी अच्छी बात थी कि जब राहत इंदौरी साहब और इन लोगों से, इतने बड़े बड़े कवियों से मेरी बातचीत हुई, तो वो सब कुछ अच्छा ही नहीं बताते हैं आपको। वो आपने जो गलतियाँ करी हैं और आप इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखें और ये सब भी बताते हैं। तो मैंने काफ़ी रिविजन्स करे टिप्पणी मिलने के बाद, जो कि फिर एक चैलेंज है, क्योंकि अब किताब ऑलमोस्ट छपने को है और आप वापस जाके उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए, पर बहुत अच्छा था, ये सीखने को बहुत कुछ मिला है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आपकी इस जर्नी से बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कलाकार का आज के ज़माने में कलाकार को दबाता है, लेकिन कलाकार अगर दूसरे कलाकार को पुश करे, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और उस समय में जब जो लिटरेचर कह लें या साहित्य कह लें या एक कला के क्षेत्र में जो दूसरे पहलू आ रहे हैं, जो फास्ट ट्रैक मीडियम्स आ रहे हैं, जो विजुअल मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, उससे जो किताब और एक गहराई से जो आप कविता में उतरते हैं, वो अटेंशन स्पैन जो रीडर्स हैं, जो सुनने वाले हैं इस जनरेशन के, उनका कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। एक ठहराव के साथ कोई कविता पढ़ी जा रही है, उसको सुनने का धैर्य बहुत लोगों में नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ वो 1 मिनट की रील में चाहिए, जो हम भी शायद कहीं ना कहीं करते हैं। तो ऐसे में ये गाइडेंस मेरे ख्याल से बहुत मायने रखती है। और इसी नोट पे मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस किताब की कोई एक, जो आपकी सब, वैसे तो सभी अच्छी हैं, लेकिन जो आपकी सबसे प्रिय कविता हो वो पढ़ें। मनीष, हमारी पहले बात हुई पहचान के ऊपर, मैं कौन हूँ, और मैंने कहा कि मैं माँ हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मैं राइटर हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे होने या ना होने से दुनिया नहीं रुकेगी। तो इस बात पे मैंने ये कविता लिखी, डेफिनेशंस पे। तो और ये अपने बेटे के लिए भी मैंने लिखी है। मेरे बेटे को ऑटिज़म है और मैं ऑटिज़म के क्षेत्र में काफ़ी काम करती हूँ। पोइट्री बुक और आर्ट की काफ़ी सेल्स ऑटिज़म के लिए जाती हैं। तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कविता लिखी कि इसको लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बोलता है, मुझसे पूछते हैं, खाता है, बोलता है। तो मैं सोचती हूँ कि इसके परे जाके देखो, बोलता है, खाता है, इंसान है, बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में देखो। तो ये उस दृष्टिकोण से इसको सुने कि न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो। वाह। न इस परिधि में न उसमें मुझे बांधो, अभी अभी तो जहन की हुई है सलाखों से रिहाई। अरे वाह। अभी अभी तो हुई है जहन की सलाखों से रिहाई। और मेरा बेटा तो रिहाई है, हम थे बंधे हुए, वो तो रिहा ही पैदा हुआ है। सलाखों से रिहाई, जम के उधेड़ी है सालों की खामखा की सिलाई। क्या बात है, वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे घर मत बनाओ, मुझे घर मत बनाओ, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। क्या बात है, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। मुझे घर मत बनाओ, सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, मुझे उस तरफ बेबाक फड़फड़ाने दो। ओहो, मुझे उस तरफ बेबाक फड़फड़ाने दो। वाह। न मेरा महलों सा आलीशान कोई नाम रखो, न मेरे किसी भी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो। तो ये जो उभरते हुए कलाकार हैं, लेखक हैं, ये भी, इनके लिए भी है ये कि खुद को इतना डिफाइन मत करो कि कुछ और करना मुश्किल हो जाए। ना मेरे किसी भी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो। और इसे गौर से सुने ये अगली पंक्तियाँ।
बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, सागर को छूते ही उसे होश आने वाला है। क्या बात है, क्या ख्याल है, वाह। इसको फिर से पढ़िए एक बार। शुक्रिया। बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, सागर को छूते ही उसे होश आने वाला है। पानी ओस ओला गंगा कभी गंदा नाला है, पानी ओस ओला गंगा कभी गंदा नाला है, कुछ ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो। वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। कुछ ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो। और ये खासकर सोहम मेरे बेटे के लिए है कि मैं कुछ नहीं की तरह सब जगह हूँ। सो अहम, आई एम दैट। क्या बात है, क्या बात। सो अहम, आई एम दैट। मैं कुछ नहीं की तरह सब जगह हूँ और कहीं नहीं, खाली फर्श पे ना इस कदर सामान रखो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। खाली फर्श पे ना इस कदर सामान रखो। आसमां को थामने में क्यों वक्त जाया करते हो, आसमां को थामने में क्यों वक्त जाया करते हो, पूरे आसमां को देखने क्यों एक ही जगह आया जाया करते हो। अरे वाह, क्यों एक ही जगह आया जाया करते हो। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जहां झांको वहां मैं हूं, यहाँ एका का भाव है, द्वैत का भाव नहीं है, एका का भाव है कि जहां झांको वहां मैं हूं। ना एक अदना सी खिड़की से मेरी पूरी की पूरी पहचान रखो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉपी, ये जो पेंटिंग हमारे पीछे है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपकी पेंटिंग है, इसको क्या बोलते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इससे एक कविता भी जुड़ी हुई है। तो ये मैं मनीष कहूँगी कि ये जब अबॉर्शन के ख़िलाफ़ यहाँ पे बहुत बातचीत हो रही थी, उस समय एक एग्ज़िबिशन हुई यहाँ बॉस्टन में, और उसके लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो फ्लावर का सिंबलिज़म यहाँ फीमेल यूटरस से है, और इसका नाम मैंने रखा माई ब्लॉसमिंग माई चॉइस। ओह वाह। मेरा खिलना मेरी इच्छा से। लेकिन इसका मतलब सिर्फ अबॉर्शन तक नहीं है, इसका मतलब एक औरत की ज़िंदगी में फिर वही बात आ गई, थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट से है, वैचारिक स्वतंत्रता से है। तो ये पेंटिंग के कई वर्जन्स अब मैं कर चुकी हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी, एग्जीबिशंस में भी, पर मेरे बड़े दिल के करीब है। बॉस्टन में एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो इनर सिटी बच्चों को आर्ट प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ फंडिंग कटती है बॉस्टन में तो सबसे पहले आर्ट उड़ा दी जाती है। तो ये पेंटिंग बहुत अच्छे दाम में बिकी फॉर एन ऑक्शन फॉर आर्क बॉस्टन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस पेंटिंग के कई अर्थ अब बन चुके हैं और कई जगह ये जा चुकी है, इसके कई वर्जन्स। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, सो बहुआयामी अमूर्त कला। मेरे ख्याल में हमने और आपने मिलके ये नाम निकाला है, बहुआयामी अमूर्त कला। बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, और धन्यवाद कि आपने इसको हमारे आज के एपिसोड का बैकड्रॉप बनाया। बिल्कुल। मैंने अपनी पेंटिंग पहनी भी हुई है आज। अरे वाह। किसी के घर पे ये है पेंटिंग, उसका प्रिंट है ये, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें पहनूं और ये ऑटिज्म के लिए डोनेट करूँ इसके। बहुत अच्छा। पॉपी की इंस्पिरेशन क्या है? तो मनीष, एक तो सोहम है। जी बिल्कुल। पर सोहम के आने से पहले भी बहुत ज़िंदगी थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्रेरित किया है लिखने के लिए। मैं बहुत छोटे में भी जब लिखती थी तो, और थोड़ा बचकाना भी अगर लिखती थी तो वो उसे कभी खिल्ली नहीं उड़ाते थे, बहुत सीरियसली लेते थे। तो फिर मैंने और थोड़ा सा अपने को पुश किया और आगे लिखा। मेरे मम्मी पापा दोनों का शब्द ज्ञान बहुत ही उत्कृष्ट है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। लेकिन मैं ये कहूँगी, ये स्ट्रॉन्ग जो मेरी बेटी ने ब्रेसलेट दी है, मैंने संघर्षों से बहुत सीखा है। मेरी प्रेरणा संघर्ष है। माई डिज़ायर टू सर्वाइव हैज़ डोमिनेटेड एवरीथिंग। तो जितनी मुश्किल आती गई उतनी मैं डिटर्मिन्ड थी कि मैं सर्वाइवर हूँ, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। तो अभी जब ऑटिज़म मॉम्स मुझसे बात करती हैं या यंग आर्टिस्ट मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनको ये प्रेरणा देती हूँ कि यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू सक्सीड, यू हैव टू। और सक्सेस का मतलब यहाँ वो जो दुनिया भर की डेफिनेशंस हैं सक्सेस की, वो नहीं, लेकिन अपने रास्ते पे अड़े रहो, ये है सक्सेस। वो रास्ता ही डेस्टिनेशन है। सोचते हैं मशाले कारवां को ही मंजिल बना लें, है ना। हम कहीं भागने के चक्कर में रहते हैं, कहीं पहुंचने के चक्कर में। सोचते हैं मशाले कारवां को ही मंजिल बना लें, इस कदर रोशन कोई मंजिल कहाँ होगी। अरे वाह,
क्या बात है। इस कदर रोशन कहीं मंजिल कहाँ। बहुत बढ़िया। आपकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं में, अधिकतर कविताओं में मुझे गुस्सा दिखता है काफ़ी। वो गुस्सा किसके प्रति है? वो गुस्सा ऊपर वाले के प्रति है, या गुस्सा खुद के लिए है, या गुस्सा जो आपके संघर्ष के दिन थे, उन संघर्ष के दिनों में जिन लोगों से आप टकराए, जिन तरह तरह के लोग, तो उनके खिलाफ ये गुस्सा? तो मनीष, ये बहुत अच्छा, बहुत गहरा सवाल आपने पूछ लिया, बड़ा भारी सवाल पूछ लिया। तो गुस्सा संघर्ष के दौरान जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ, उनके लिए है। और मैं ये नहीं समझती कि मैं कुछ बहुत ख़ास हूँ कि लोग मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। सबके साथ नाइंसाफ़ी होती है, लाइफ इज़ अनफेयर। लेकिन जो ब्लेटेंट नाइंसाफ़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोहम के साथ जब कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध आता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि ना आए, लेकिन आता है। तो मैं उसके लिए क्रोध उन लोगों पे निकालने की बजाय मैंने प्रियांशी को भी सिखाती हूँ कि बेटा इन्हें सिखाओ कि ऑटिज़म क्या है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं, बॉस्टन जैसे एक जिसको एजुकेशन हब कहा जाता है, इतने पढ़े लिखे लोग, जो कम्युनिटी है, यहाँ पर भी लोग ऑटिज़म को समझते नहीं हैं, और बेवकूफ़ी भरी जो उनके एक्शंस होते हैं कभी कभार, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको लेके। और बड़ी अचंभे की बात है ये। सोचिए जब यहाँ पे ये हाल है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन पे, वहाँ पे क्या होता होगा। बिल्कुल। तो नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये गुस्सा कहीं ना कहीं तो आप निकालेंगे ना, किसी तौर पे तो निकालेंगे। तो वो गुस्सा आपकी कलम के ज़रिए निकलता है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी मनीष, कि जो स्त्रियों के साथ जो अनाचार हुआ है, मुझे उस पर बहुत क्रोध है। और मैं आज भी सन 2024 में बैठ के ये बात कर रही हूँ, और करने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा है। तो ये गुस्सा आप मेरी राइटिंग में देख सकते हैं। मैंने एक कविता लिखी भी थी, सवाल। तो ये मनीष, मैं ये सवाल मैंने कविता लिखी थी। इसकी पूरी कविता तो नहीं पढ़ूँगी, पर थोड़े से इसके कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। कि सवाल ये है कि कैसे करें स्त्री की रक्षा। सवाल ये है कि कैसे करें स्त्री की रक्षा। सन 2024 में भी सवाल ये है। सवाल ये है क्या? क्यों अबला शब्द है अब भी शब्दकोश में? क्यों अबला शब्द है अब भी शब्दकोश में? क्यों निर्भया में भी भय का इस्तेमाल है? ये सवाल है। तो कविता तो खैर बहुत लंबी है, पर ये गुस्सा है। कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी कविता या कोई ऐसा लेख आपने पढ़ा हो जिसने आपको एज एन आर्टिस्ट इम्पैक्ट किया हो? अच्छा सवाल है मनीष। मेरे भैया का जाना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी घटना थी, जो जिस पे मुझे बहुत इतना दुख था कि मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितना दुख है। क्या उम्र थी आपकी जब उनका 14 साल? तो वो आपसे कितने बड़े थे? 1 साल। 1 साल। तो हम ऐसे ट्विंस की तरह थे। हम एक दूसरे के साथ इतना हमारा साथ था। अपनी परछाई चली गई वजह से। और उसको मेरे ख्याल में अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता तो उसे एस्पर्गर्स की डायग्नोसिस होती। तो बहुत ब्रिलियंट बट सोशली ऑकवर्ड बच्चा था। तो जब मैं अब यहाँ पे लोगों से मिलती हूँ जो ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड होते हैं और बातचीत नहीं करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो जो ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है। तो कम बोलने वालों की मैं बहुत मोहब्बत है मुझे। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं आपकी नज़र में वो लोग बेवकूफ़ होते? सोच के नहीं बोल रहे होते। बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन सोचने के लिए वक्त चाहिए ना। प्रोसेसिंग उनकी थोड़ी कम है। नहीं, मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग ज़्यादा है, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इससे पहले कि वो डेटा प्रोसेस हो वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं और स्पीड आउट भी कर देते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा तो मैं इस बात पे, मेरी मम्मी ने मेरे भैया के जाने पे एक कविता लिखी थी। कविता लंबी है, उसकी 2-4 लाइन में पढ़ना चाहूँगी। कि श्वेत घोड़े वाला राजकुमार
सफ़ेद चादर से आवृत हो गया अदृश्य अचानक, हो गया अदृश्य अचानक बादलों के पार। सवालिया मन आज भी ठिठका है कहीं। सब ये पंक्ति मुझे उनकी इतनी पसंद है क्योंकि आज तक मेरा भी मन वहीं अटका हुआ है, वही 14 वर्ष में, कि ऐसा क्यों हुआ मेरे परिवार में। सवालिया मन आज भी ठिठका है कहीं। मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच, मेरे वजूद का सबसे बड़ा सच इतना झूठ कैसे हो गया, इतना झूठ कैसे हो गया। ये देखिए एक माँ का दर्द है। बिल्कुल। पॉपी, हम अपने एपिसोड के जो का अंतिम पड़ाव है वहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आपको अज्ञेय भी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी एक कविता हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाइए। अज्ञेय को मैंने पढ़ा, इसका श्रेय मम्मी को जाता है। उड़चल हारिल तो उनकी बड़ी जानी मानी कविता है, लेकिन एक छोटी सी कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं पढ़ूंगी। कि मुझे 3-2 शब्द, मुझे 3-2 शब्द कि मैं कविता कह पाऊँ। 2-3 नहीं, 3-2 शब्द कि मैं कविता कह पाऊँ। एक शब्द वह जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, एक शब्द वह जो न कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं, जिसे कह सकूं। वाह, क्या कमाल का लिखा है। और दूसरा जिसे कह सकूं, किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो, किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो। और तीसरा खरा धातु पर जिसको पाकर पूछूं, पर जिसको पाकर पूछूं, क्या ना बिना इसके भी काम चलेगा। बहुत बढ़िया। क्या ना, क्या शब्दों का पिरोने का तरीका देखिए कितना खूबसूरत है। क्या ना बिना इसके भी काम चलेगा, और मौन रह जाऊं, और मौन रह जाऊं, मुझे 3-2 शब्द की मैं कविता कह पाऊं। देखिए, छंद मुक्त कविता का जो एपिटोम या उसको कहते हैं, जो छंद मुक्त कविता की सुंदरता का जो अतिरेक है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए, उसका समय का आदर करते हुए, मैं आपसे ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ बातचीत करी। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। मनीष, मैं इस सवाल का जवाब दो पहलुओं में दूंगी। कि एक तो ये कि मैं जो पीछे छूट गया है वो मेरे लेखन को प्रेरित करता है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि गनीमत है वक्त एक ही सिमत में दौड़ता है। गनीमत है कि वक्त एक ही सिमत में दौड़ता है। मन की तरह इधर उधर भागता, मन की तरह इधर उधर भागता, तो तेरी जुदाई को कितनी बार जीना पड़ता। अरे वाह, कितनी बार जीना पड़ता। तुम और वक्त एक ही ओर चले जाना, और इधर उधर भागते मन को हम ताउम्र लगाम देते रहेंगे। तो मैं जो पीछे छूट गया उसे साथ में रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन आगे मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो छिना है, छूटा है, संघर्ष रहा है, ये निकल के किसी के भले के लिए, भले किसी का भला हो इससे। मैं ऑटिज़म के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी यंग मॉम्स को बहुत हेल्प करती हूँ, फाइनेंशियली सेटअप करने के लिए हेल्प करती हूँ। लेकिन समीर और हम दोनों चाहते हैं कि या तो कोई फाउंडेशन शुरू करें या कुछ ऐसा करें कि हमने जो सोहम के साथ संघर्ष देखा और वो दूसरे परिवार ना देखें। और हमने पैसों की कमी की वजह से भी एक ज़माने में हमने संघर्ष देखा। हम अपने बच्चे को वो सुविधाएं नहीं दिला पाते थे जो आज हम उसको मुहैया करा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो परिवार हैं उन्हें बहुत करीब से मैंने देखा है, तो मैं ये मदद मैं करना चाहती हूँ। और ये मेरा खुद से और इस जीवन से मेरा ये वादा है, और मेरे हस्बैंड समीर का भी है। थैंक यू सो मच। और जो लोग हमको अमेरिका में या बॉस्टन का जो सबर्बन एरिया है, जो न्यू इंग्लैंड एरिया है, वहाँ से अगर आप हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और अगर आप के परिवार में कोई बच्चा है जो ऑटिस्टिक है, अगर आपको थोड़ा भी सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉम्स का ग्रुप है। आप पॉपी से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको उनसे जोड़ दूंगा। तो पॉपी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और अपनी कविताओं से, अपने जीवन से जो आपने सीखा उससे हमें रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।